हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, ये किस बारे में? वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के बारे में। ठीक, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो उस जमाने में कपड़ा बनाने वाले जो लोग थे, है ना, और जो आयरन बनाने वाले लोग थे, उन पे ब्रिटिश पॉलिसीज का क्या इफेक्ट रहा, हम ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में पूरा डिटेल में। ठीक है, आप जानते हो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या? वहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज शुरू हो चुकी थी। तो जब वो इंडस्ट्रीज शुरू होगी तो ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ अगर आप कोई चीज़ हाथ से बनाते हो या हाथ से काम करते हो, और दूसरी तरफ कोई चीज़ मशीन से बनती है, तो वो एक तो तेज़ी से बनेगी, है ना। आप यहाँ पे एक चीज़ को शायद एक दिन में बनाओ, वहाँ हो सकता है मशीन से वही चीज़ एक दिन में 100 बन जाए। तो इससे दो चीज़ें होती है, एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, दूसरा उसकी उसका रेट कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? एक चीज़ बनाने में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैन पावर ज़्यादा लग रहा है, और दूसरी तरफ बहुत ही कम मैन पावर में बहुत स्पीड से बन रही है, तो उसका बहुत ही चीप हो जाती है वो चीज़, है ना। तो कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है मशीन के साथ, इसीलिए। ठीक है, तो यही कारण था कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन आगे निकल गया और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो गया था आपका 19th सेंचुरी में। ठीक, टाइम तो ऐसा आ चुका था कि उसको बोला जाता था वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 1850s के जमाने में। अब देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ब्रिटेन में आया वो कहीं ना कहीं इंडिया का भी उसमें हाथ है। क्योंकि देखो, ये लोग क्या करते थे, पहले तो सब कुछ इंडिया से खरीद के लेके जाते थे, है ना। और इंडिया जो भी रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल का फिनिश्ड प्रोडक्ट भी इंडिया से ही लेके जाते थे। इंडिया से ही आपका सारा का सारा टेक्सटाइल तो पूरा का पूरा इंडिया से जाता था, है ना। साथ में आपका रॉ मटेरियल बहुत सारा इंडिया से जाता था, जैसे टिम्बर वगैरह जाता था, है ना। तो ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन क्या करता था, अपना इंडिया या तो पे करता था वो सिल्वर में या तो गोल्ड में पे करता था, है ना। तब लेके जा सकता था। लेकिन जब से वो पावर में आ गए थे इंडिया में, तब से उनको इसकी जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, यहीं के लोगों से टैक्स खरीद उठाते थे और उन्हीं पैसों से उनका सामान खरीद लेते थे, वो भी सस्ते में, है ना। इंडियन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड मार्केट। अब देखो, आप जानते हो दुनिया में ना, जब अगर हम 1750s की बात करें, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल जीता उससे पहले, है ना, तो इंडिया ना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस था और लार्जेस्ट भी था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल था वर्ल्ड में हम लोग। ठीक है, हमारे जो टेक्सटाइल होता था, कपड़ा होता था, वो फाइनेस्ट क्वालिटी का होता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा माना हुआ था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और हम मेनली एक्सपोर्ट क्या करते थे, कहाँ? साउथ ईस्ट एशिया, जैसे जावा, सुमात्रा, पेनांग, और फिर वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी हम करते थे। ठीक, हमारे जो कपड़े थे उनके बारे में तो यूरोपियंस ने भी भर भर के लिखा हुआ है अपनी हिस्ट्री में, किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, यूरोपियंस ने बहुत कुछ लिखा हुआ है हमारे जो कपड़ों के बारे में, जिस क्वालिटी का कपड़े हम बनाते थे उस जमाने में। ठीक है, क्योंकि वहाँ जाता था और वहाँ जाके वो लोग उसको यूज करते थे, भले ही कैसे भी पहुँचता हो वहाँ, है ना। चाहे अरब्स के थ्रू या फिर इंडियंस खुद भी पहुँचाते थे, या थर्ड पार्टी जो आपकी यूरोपियंस होते थे, है ना, ट्रेडर्स होते थे, कैसे भी पहुँचता था, तो लोग जानते थे वहाँ पे, है ना। इंडियन कपड़ों के बारे में बहुत डिमांड थी यूरोप में, जैसे मसालों की डिमांड होती थी, वैसे ही इंडियन कपड़ों की बहुत डिमांड थी। वर्ड्स टेल टेल अस हिस्ट्रीज। अब देखो, वहाँ हमारे कपड़ों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। ठीक, अब देखो, सबसे पहले यूरोपियंस को जो इंडिया के फाइन क्लॉथ मिले, वो कहाँ से मिले? अरब मर्चेंटों से मिले। मैंने बताया ना आपको, यहाँ से अरब चला जाता, फिर अरब आगे बेचा करते थे अरबी लोग। ठीक है, खास करके तुर्की वगैरह का जो एरिया है वहाँ से, वो तुर्की क्या है, आज भी ट्रांजैक्शन टाइप में है आपका, एक ना ट्रांजिट टाइप में एरिया हो गया। वो एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है तुर्की। तो ज़्यादातर चीज़ें वहीं पहुँचती थी और फिर वहाँ से आगे चली जाती थी, है ना। तो अरब मर्चेंट्स के थ्रू लोगों ने जाना इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को। और वहाँ पे एक जगह है मोसुल, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे इराक में है। ठीक है, वहाँ आते थे वो ये कपड़ा लेने के लिए। तो उन्होंने इस इतना फाइन टेक्स्ट क्वालिटी का टेक्सटाइल था कि उसको नाम ही रख दिया उन्होंने मुस्लिम। ठीक,
फिर पोर्तुगीज जब इंडिया आए, है ना, स्पाइसेस लेने, उसके साथ साथ वो कपड़े भी लेके गए यहाँ से, कॉटन के टेक्सटाइल लेके गए। तो उस कपड़े को बोला जाता था कैलिको, ठीक, क्योंकि कैलिकट आए थे वो सबसे पहले, तो उस कपड़े का नाम ही पड़ गया क्या, कैलिको, ठीक। वो भी एक टाइप का टेक्सटाइल हुआ करता था। ऐसे ही आप देखोगे ना, नीचे मेंशन्ड है, ये देखो यहाँ पे अलग अलग कपड़ों के नाम लिखे हुए हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया से आते थे। ये देखो आपने लिखा हुआ है ना कलकत्ता नाम, पटना है, ऐसे ही कासिम बाजार होगा लिखा हुआ, ठीक। अलग अलग जगह के नाम के साथ उस जगह जो फेमस कपड़ा होता था, वो अंग्रेज जानते थे उन कपड़ों का नाम को बड़े अच्छे से, ठीक है। और वो उसी हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ऑर्डर आया करते थे यूरोप से, ठीक, कि ये वाला कपड़ा हमें इतना चाहिए, वो वाला कपड़ा हमें इतना चाहिए, ठीक है। आप देखो एक ये जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि किसी एक साल में 5,89,000 पीसेज ऑफ क्लॉथ के ऑर्डर मिले हुए थे उनको, ठीक है। इसमें 98 वेराइटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ थे, 98 वेराइटीज का नाम लिखा हुआ था। और इन सब के नाम यूरोपियंस जानते थे, कहीं ना कहीं वो जानते थे कि हर एक के नाम का मतलब एक अलग स्पेशलिटी है, ठीक है। तो ऑर्डर देते समय ये सब चीजें मेंशन करते थे। अब कुछ एक का नाम देखें जो चलता था उस जमाने में, जैसे कि इस बुक में भी लिखा हुआ है, एक प्रिंटेड क्लॉथ था, है ना, amongst the pieces order bulk were printed cotton cloths called chint। चिंत जो था बहुत ही फेमस था, उसका नाम क्या था, प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ। एक था चिंत, कोसेसिस, इसको खासा हिंदी में बोलते थे, और बंदना। ये तीन टाइप के प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ बहुत डिमांड में थे, ठीक है। अब ये चिंत वर्ड कहाँ से आया, तो चिंत वर्ड आया हिंदी के वर्ड चिंत से, ठीक है। ये एक टाइप का क्लॉथ होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे और कलरफुल फ्लावर के डिजाइन होते थे, ठीक, उसको चिंत बोलते थे, और अंग्रेज उसको चिंच बोलते थे। 1680 से वहां पे बहुत डिमांड थी, 1680 से ही, है ना, 1680 से ही यूरोप में इंडिया के जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल था उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंग्लैंड और यूरोप में, ठीक है। क्योंकि जो डिज़ाइन उस पर बनाए जाते थे, है ना, और जो उसका टेक्सचर था बहुत ही स्मूथ, और साथ में सस्ता बहुत था, तो इसलिए तो बहुत डिमांड थी। जो वहाँ के रिच पीपल थे, इंक्लूडिंग वहाँ की जो क्वीन थी, वो इंडियन फैब्रिक पहना करते थे, ठीक है। इसी तरीके से एक और वर्ड जो आपने पढ़ा, बंदना, बंदना क्या होता था, बंदना रेफर करते थे एक ब्राइट कलर्ड प्रिंटेड स्कार्फ को जो नेक पे या गले पे पहनते थे, ठीक है। और ये वर्ड कहाँ से निकल के आया, बंदना, बंदना वर्ड निकल के आया हिंदी के बांधना वर्ड से, ठीक है। और ये एक टाइप का क्लॉथ होता था जिसको कलर्ड क्लॉथ होता था जिसको बनाया जाता था कैसे, टाइंग एंड डाइंग मेथड से, ठीक है। मेथड होता हुआ कपड़ा बनाने का, टाइंग एंड डाइंग मेथड, इसीलिए इसको बांधना बोला जाता था, और अंग्रेज इसको बंधना बोलते थे। फिर देखो कुछ एक क्लॉथ इतने फेमस थे कि वो उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर, तो ये जगहों के नाम पे से ही लोग जानते थे उन कपड़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो इंडियन कपड़ों के वेराइटीज के बारे में भी लोग बहुत डिटेल में जानते थे, और बहुत फेमस था, ठीक है। उनके नाम तक लोग जानते थे कि कहाँ से वो आते हैं। इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट, 18 सेंचुरी के शुरुआत तक इंडियन टेक्सटाइल बहुत फेमस था यूरोप में, है ना। तो जो वहाँ के इंग्लैंड के जो वूल और सिल्क के बनाने वाले लोग थे, वो लोग इस चीज़ का बड़ा प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। और उन्होंने अपने ना सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव डाला कि तुम इस चीज़ को बंद करो, बैन करो इंडिया के चीज़ों को यहाँ पे, वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, ठीक है, और बैन कर दिया प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल को, स्पेशली चिंच को, ठीक है, इंग्लैंड में। और इस एक्ट का नाम क्या रखा गया, कैलिको एक्ट। देख लो, कलकत्ता वाला जो कपड़ा लेके गए थे उसी के नाम पे कैलिको एक्ट, ठीक। अभी इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुई थी, ठीक है। इस चलते वो इंडिया के साथ तो कॉम्पीट कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने बोला कि भाई हमें बचाना है तो तुम्हें बैन करना ही पड़ेगा, और अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए उन्होंने किया भी, ये चीज़ बैन कर दिया। आज भी होता है, कई कंपनीज बैन कर देती हैं बाहर की चीज़ें, अगर आपके देश में आने लग जाएगी तो
और फिर वो इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं हो पाती हैं। तो इस चलते कंट्रीज आज भी बैन लगा देती हैं कुछ एक आइटम्स पे, ठीक है, ताकि लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश हो सके। अब वहां धीरे धीरे ये लोग क्या करने लगे, इंडियन डिजाइन को कॉपी करने लगे और प्रिंट करने लगे हैं व्हाइट मुस्लिम पे। क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल मार्केट के साथ इतना ज़्यादा कंपटीशन था कि उन लोगों को इनोवेशन करना पड़ा, क्योंकि उनको क्या करते थे वो लोग, पैसा देना पड़ता था इंडियन टेक्सटाइल के लिए, है ना। तो उन्होंने सोचा यार साला अगर इंडिया वाले कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अब देखो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, है ना, हर घर में चरखा वर्खा चलाते थे, लेकिन उनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो उनको कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा, है ना, अगर कॉम्पीट करना है हमसे। तो हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं हमसे ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन तो कम है हमसे, तो हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्रोडक्शन कर नहीं सकते थे वो। तो उसका ऑप्शन यही था कि टेक्नोलॉजी में कुछ किया जाए, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए। वही हुआ 1764 में उन्होंने स्पिनिंग जेन इन्वेंट की, जॉन केई ने, ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, फिर बाद में स्टीम इंजन का भी इन्वेंशन कर दिया रिचर्ड आर्कराइट ने 1786 में। ठीक, उसके बाद तो फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल ही रेवोल्यूशनाइज हो गई, और अब वो अंधाधुंध की क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने लगे और सस्ता भी करने होता था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। तो इंडियन टेक्सटाइल्स जो डोमिनेट करता था वर्ल्ड को टिल 18th सेंचुरी के एंड तक, अचानक क्या हुआ, यूरोपियन कंपनीज अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग गई, है ना। अब उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी इंडियन गुड्स को, है ना। ठीक है, ये देखो सेंटर्स हैं अलग अलग, जहाँ पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बसा हुआ था इंडिया का, देख रहे हो, पूरे इंडिया में हर जगह भरपूर था। ढाका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कलकत्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही पटना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बनारस का सिल्क तो आज भी फेमस है, आप जानते हो, ठीक है। और जो कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ तो बहुत कपड़ा बनता था। तो ये वीवर्स थे कौन, सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। जो इंडिया में वीवर्स थे ये कौन थे, ये लोग थे, एक स्पेशल कम्युनिटीज होती थी इनकी, है ना, जो वीविंग ही करते थे, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करते रहते थे अपनी कला। ऐसे हर हर इंडस्ट्री में ये होता था, है ना, पहले कि जैसे मूर्ति बनाने वाला अपने बेटे को सिखाता था, तो जनरेशन टू जनरेशन पास होता था। हर स्पेशलाइज जो भी कारीगर थे वो अपने जनरेशन टू जनरेशन देते थे, वैसे व्यूअर्स भी थे अपनी जनरेशन टू जनरेशन देते थे स्किल्स को। ठीक है, तो बंगाल में इनको कहते थे तांती वर्कर्स, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जुलाहा मोमिन वर्कर्स कहलाते थे। साउथ इंडिया में ये कहलाते थे कायकोलर, देवांग्स, साले, ऐसा नाम था इनका कम्युनिटीज का, ठीक है, जो वीविंग का काम करते थे। वीविंग में सबसे पहला काम क्या होता है, स्पिनिंग करना होता है, धागा बनाना होता है, जो कौन करती थी, मोस्टली वुमन करती थी। क्या यूज करती थी, चरखा और टकली का यूज करती थी, और घुमा घुमा करके वो धागा बनाती थी। फिर धागा, फिर इस धागे को क्या किया जाता था, वीवर्स यूज करके कपड़ा बनाते थे, ठीक है। आज भी वैसे ही होता है, पहले आपका धागा आता है, धागों से कपड़े बनते हैं। जो भी कपड़ा आपने पहन रखा है, जितना ही फाइन स्मूथ हो चाहे कोर्स हो कुछ भी हो, वो किससे बनते हैं, धागों से बनते हैं कपड़े, ठीक है। आप देखो कुछ एक कलर टेक्सटाइल अगर जैसे बनाना होता था तो इन धागों को डाई करना पड़ता था। तो डाई करने वाला स्पेशलाइज्ड अलग लोग होते थे, उनको रंगरेज बोला जाता था, ठीक है। फिर क्या होता था, कई बार उन पे स्पेशल ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती थी, है ना। तो वो ब्लॉक प्रिंटर्स अलग होते थे, जिनको छिपीगर्स बोलते थे, ठीक है। तो हैंडलूम की जो वीविंग थी और उससे एसोसिएटेड जो वर्क थे, जैसे कि रंगना, छापा करना, या फिर आपका धागा बनाना, तो इन पे ना इंडिया में मिलियंस लोग डिपेंडेंट थे, मतलब लाखों लोग इन काम करते थे ये वाला चीज, ठीक। अब डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल्स कैसे होता है। अब जब ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो गई, है ना, तो उसने डायरेक्टली इंडियन मार्केट को हैम्पर किया। कैसे, पहले इंडियन टेक्सटाइल को ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ कम्पीट करना पड़ा, कहाँ, यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में। सेकंड,
इंग्लैंड तो एक्सपोर्ट अब जाना बंद होने गया धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हैवी ड्यूटी लगा दी इनके कपड़ों पे। जो हैवी ड्यूटी लगाई तो भाई ट्रेडर्स ले जाना बंद कर दिया, ट्रेडर्स ने भी इंडिया से। ठीक है, उनका फायदा नहीं होता था तो ले जाना ही बंद कर दिया उन लोगों ने। ठीक। 19th सेंचुरी की बिगिनिंग आते आते क्या होने लग गया कि इंडियन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल जो था, जो इंग्लिश कॉटन टेक्सटाइल था, उन्होंने इंडियन जो टेक्सटाइल था उसको बिल्कुल मार्केट से बाहर निकाल दिया। कौन कौन से मार्केट से? अफ्रीका से, अमेरिका से, यूरोप से, इनसे तो बाहर ही कर दिया इंडियन मार्केट्स को। अब इसका असर किस पे होगा? थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स पे जो इंडिया में डिपेंडेंट थे इन पे, उनमें भी बंगाल के लोग सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट हुए। ठीक है। इंग्लिश यूरोपियन कंपनीज जो इनसे खरीदती थी कपड़ा, उन्होंने खरीदना बंद कर दिया है ना, ऑर्डर देना बंद कर दिया इन लोगों को। ठीक। और ये जो बेचारे वीवर होते थे, ये क्या करते थे, पहले उनसे एडवांस ले लेते थे, है ना। बट अब तो वो चाहते ही नहीं थे इनसे लेना, तो इनको एडवांस देना ही बंद कर दिया। तो इन लोगों ने, बेचारों ने अपना, पहले कुछ दिन तो समझ नहीं आया होगा, फिर धीरे धीरे जो घटना लग गया, ज्यादा दिन होने लग गए, तो इन लोगों ने पिटीशन तक लिखी गवर्नमेंट को कि आप हमारी मदद करें। ठीक। पर गवर्नमेंट कहाँ सुनने वाली थी यार। अभी और वर्ष आने वाला था। 1830s में तो कॉटन क्लॉथ इंडिया में फ्लड हो गए थे, मतलब भर गया था कॉटन क्लॉथ ब्रिटिश का, ब्रिटेन से ला करके। ठीक है। 1880 आते आते तो ये हो गया था कि जो इंडियंस कपड़े पहनते थे उसका 2/3 तो ब्रिटेन से ही आता था। ठीक है। इससे कौन कौन प्रभावित होंगे? सीधे सी बात है, स्पेशलिस्ट जो वीवर्स थे, स्पिनर्स, है ना, जो रंगरेज थे, जो प्रिंटिंग करने वाले थे, सबके सब हो गए। सबकी एक झटके में जॉब वॉब चली गई। खास करके जो रूरल वुमन थी बेचारी, जो चरखा चला चला के काम करती थी, उनका बुरा हाल हो गया। इनमें से एक ने तो लेटर भी लिखा हुआ था, है ना, एक बंगाली पत्रकार को, कि देखो, एक विडोड औरत लिखती है ना, वो कहती है कि मैं एक स्पिनर हूँ, चरखा चलाने वाली हूँ। वो लिखती हैं कि क्या आप इस चीज़ को, मेरी प्रॉब्लम को आप अपने पेपर में लिख सकते हो? कहती हैं कि मैं 22 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी, मेरी 3 बेटियां हो गई और मेरे हस्बैंड मर गए हैं, उनके पास कुछ नहीं था। वो कहती हैं कि मेरे को अपनी ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी उनकी श्राद्ध सेरेमनी के लिए। ठीक। फिर वो कहती हैं जब मैं बिल्कुल भूखमरी के हालात में थी, तब किसी ने मुझे बताया कि चरखा टकली चला के मैं बच सकती हूँ। फिर कहती मैंने कई सालों तक चलाया। वो धागा बेचा करती थी 3 तोला 1 रुपए में। ठीक है। और व्यूवर्स जो थे उनको एडवांस देके चला जाया करते थे, या कभी जरूरत पड़ती थी तो वो एडवांस ले भी लेती थी, जितना चाहे उतना व्यूवर्स से। ठीक है। कहती इस तरीके से मैंने धीरे धीरे करके 28 रुपए जोड़े, अपनी पहली बेटी की शादी की, फिर इसी तरीके से और पैसा जोड़कर मैंने तीनों बेटियों की शादी की। फिर कहती अब पिछले 3 सालों से मैं और मेरी मदर इन लॉ, कहती हम दोनों के पास खाने के लिए भी पैसा पैसा नहीं है। वो कहती है कि जो चीज़ हम बनाते हैं, जो हम धागा बनाते थे, अब वो बाजार में 1/4 दाम पे भी नहीं बिक पाता है। ठीक है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता क्या हुआ है। कहती है मैंने बहुतों से पूछा लेकिन किसी को समझ नहीं आया। बस यही होता है कि बेलैती यार आ गया है, और वीवर्स जो है वही वाला यान खरीदते हैं, उसी को यूज करते हैं, और लोग कैन नॉट बाय द क्लॉथ आउट दिस यान इवन। और जो हम बनाते हैं यान, है ना, जो धागे बनाते हैं, उसको अब कोई नहीं खरीदता है। ठीक है। तो ये हालात थे जो साफ साफ पता चल रहा था उस जमाने में। ठीक। कैसे अचानक उनकी रोड पे आ गए लोग, है ना, अच्छी खासी जिंदगी जीते जीते। ठीक। तो लेकिन हैंडलूम जो वीविंग था, है ना, हैंडलूम वीविंग कहीं ना कहीं बचा रह गया थोड़ा बहुत, कंप्लीटली डाई आउट तो नहीं हुआ, क्योंकि कुछ एक स्पेशलाइज्ड कपड़े होते थे जैसे साड़ी वगैरह, है ना, उन पे बॉर्डर वगैरह बनते थे, या फिर कुछ और ट्रेडिशनल जो पैटर्न्स वगैरह बनाने होते थे, वो मशीनें नहीं बना पाती थी, है ना। मशीनों पे अभी उतना बारीक काम नहीं हो पाता था। तो इस तरीके से, या फिर जो गरीब लोग थे वो अ, खुरदरा कपड़ा पहनते थे, बहुत खुरदरा कपड़ा पहनते थे, वो भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे ब्रिटेन में। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत बचा रहा, खास करके जो शोलापुर का एरिया है वहाँ, और साउथ इंडिया मदुरई का एरिया, वहाँ चीज़ें बची रही। फिर महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी ने भी लोगों से
जो इम्पोर्टेड कपड़े हैं उनको बॉयकॉट करने को बोला, है ना। उन्होंने बोला कि जो खादी है उसको अपनाओ, ठीक। यहाँ तक कि चरखा को उन्होंने झंडे पे भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे में भी, जो आजकल चक्र है, अशोक चक्र है ना, उसकी जगह पे चरखा हुआ करता था, ठीक है, 1931 में। तो अब सवाल उठता है वीवर्स और स्पिनर्स का हुआ क्या, है ना। तो बहुत सारे वीवर्स एग्रीकल्चर लेबर बन गए, है ना। कुछ सिटी में चले गए काम ढूंढने के लिए, कुछ लोग अफ्रीका में प्लांटेशन वर्क में चले गए, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में। कुछ लोगों को नई कॉटन मिल्स जो खुली थी बॉम्बे, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर, वहाँ काम मिल गया, वो लोग वहाँ चले गए, ठीक। इस तरीके से जहाँ तहाँ लोग चले गए। कॉटन मिल्स अब इंडिया में आने लग गई थी धीरे धीरे। सबसे पहली कॉटन मिल आती है 1854 में बॉम्बे में, ठीक है। अब बॉम्बे ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ था, करता था, जहाँ से रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड में, चाइना में, है ना। क्यों? क्योंकि बॉम्बे के आसपास की जमीन ना महाराष्ट्र में ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है। वहाँ पे कॉटन काफ़ी अच्छी तरीके से पैदा होता है, तो कॉटन मिल्स इसीलिए वहाँ पे आई और उनको आराम से रॉ मटेरियल भी मिल गया। आज भी कॉटन बहुत ज़्यादा होता है उस साइड में, उस एरिया में, ठीक है। बाय 1900 लगभग लगभग 84 मिल्स ऑपरेट करने लग गई थी बॉम्बे में, ठीक है। और ज़्यादातर पारसी गुजराती बिजनेसमैनों ने इनको खोला था, इन्होंने खूब पैसा कमाया था चाइना के साथ ट्रेड में, ठीक। फिर मिल्स दूसरी सिटीज़ में भी खुलने लग गई। अहमदाबाद में 1861 में खुल गई, कानपुर में 1862 में खुल गई, ठीक है। इस तरीके से जैसे जैसे कॉटन मिल्स खुलने लग गई तो उसमें लेबर की डिमांड भी बढ़ने लग गई। तो जो गरीब थे ज़्यादातर, है ना, आर्टिजन लोग, एग्रीकल्चर लेबर, ये लोग सिटीज़ में आकर के इन वर्क मिल्स में काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक। अब शुरुआत में तो ये टेक्सटाइल फैक्ट्रीज जो थी इंडिया की, इनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। क्योंकि ये लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे थे चीप टेक्सटाइल जो ब्रिटेन से इम्पोर्ट होता था, हाँ? और ऊपर से जो इंडिया से कॉटन जाता था उस पर बहुत हैवी ड्यूटी लगा देते थे दूसरी गवर्नमेंट्स, अंग्रेज ही खुद ही लगा देते थे, ठीक है। तो कंपटीशन को बचा ही नहीं पा रहे थे। जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज थी ये बेचारी छोटी छोटी, इनको मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। लेकिन इनको मौका मिला कब? भगवान की दया से फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है। काफी टाइम तक ये बेचारे जूझते रहे, घाटे में चलते रहे, थोड़ा बड़ा मुनाफा कमाते रहे, बस एकदम मतलब ऐसे कि बचे हुए हैं, ऐसे चलते रहे कई सालों तक। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, है ना, तो ब्रिटेन से टेक्सटाइल आना कम हो गया, ठीक है। तब लोहा तब इंडियन इंडस्ट्रीज को फायदा होना शुरू हुआ, है ना। फिर उनको इंडिया की पूरी सप्लाई करनी पड़ी, प्लस जो मिलिट्री के लिए कपड़े जाते थे, है ना, ब्रिटिश मिलिट्री के लिए, वो भी यहाँ ऑर्डर आने लग गए उनको। तब जाकर के ये लोग डेवलप होना शुरू हुए, ठीक। तो ये हालात था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अब हम आयरन इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ना एग्जांपल दिया हुआ है सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान इन द वुड स्टील। अब देखो, आप सब जानते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान बहुत ही मानव राजा था, उसने अंग्रेजों के खिलाफ 4 लड़ाई लड़ी और 1799 में उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी एक सोर्ड होती थी, बड़ी फेमस सोर्ड, ठीक है। ये सोर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि अपोनेंट्स का आर्मर तक को फाड़ डालती थी, ठीक है। और ये स्पेशल टाइप के कार्बन स्टील थी जिसको बोला जाता था वुड्स, ठीक। और ये साउथ इंडिया में प्रोड्यूस की जाती थी। वुड स्टील के जो दोनों एज होते थे बहुत ही शार्प होते थे, है ना। और उन पे फ्लोइंग वाटर का पैटर्न बना हुआ होता था। ये बनते कैसे थे? इनमें स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स को एम्बेड किया जाता था आयरन में, ठीक है। ये खैर टेक्नोलॉजी की चीजें, आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप जान लो कि वुड स्टील होता था, उस पर वाटर फ्लो पैटर्न बना हुआ होता था, फ्लोइंग वाटर का पैटर्न। फ्रांसिस बुच्चन जो कि टूर करते हैं मैसूर में 1800 में, टीपू सुल्तान की डेथ के बाद वो वहाँ घूमते हैं मैसूर के इलाके में, ठीक है। तो वो वुड स्टील के बारे में लिखते हैं कि कैसे बनता था ये। उनका कहना था कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस थी मैसूर में, ठीक है।
यहाँ पे होता क्या था कि आयरन को मिक्स किया जाता था चारकोल से, और फिर उसको मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनमें रखा जाता था, ठीक। फिर टेम्परेचर कंट्रोल करते थे, और उसके बाद स्मेल्टर्स प्रोड्यूस करते थे आयरन के इंगॉट्स, जो कि यूज होता था फॉर द सोड बनाने में, ठीक है। उर्ज एक उर्ज जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है, उसका कन्नड़ में वर्ड था उक्कू, तेलुगु में हुक्कू, और तमिल मलयालम में उरुक्कू बोलते थे। इसका मतलब होता था स्टील, ठीक। इंडियन वुड स्टील से लोग, यूरोपियन साइंटिस्ट इतना ज्यादा प्रभावित थे कि माइकल फैराडे, एक माने हुए, मतलब सबसे ज्यादा माना हुआ साइंटिस्ट है, ठीक है। जब मैंने भी इस चीज को पढ़ा मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का भगवान माना जाता है जिसको, माइकल फैराडे को, ठीक है। उसने 4 साल लगा दिए स्टडी करने में इंडियन वुड स्टील को, ठीक है, कि कैसे बनता है, क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, उसके पीछे लगा रहा है ये माइकल फैराडे, ठीक। तो आप सोचो हमारे कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई थी उस जमाने में, लेकिन वुड स्टील मेकिंग का प्रोसेस जो था ना वो कहीं ना कहीं गुम हो गया इंडिया में, ठीक है। क्योंकि क्यों हुआ, अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एक कारण तो ये था कि जो सूड और आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री थी ना, वो इंडिया में कहीं ना कहीं मरती चली गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स डायरेक्टली ब्रिटेन से इंपोर्ट करने लग गए थे आयरन और स्टील, ठीक है, जिसने रिप्लेस कर दिया था इन सबको धीरे धीरे। जो इंडिया में बनाते थे लोग, स्पेशलिस्ट लोग थे, उनके काम को रिप्लेस कर दिया था, ठीक। abundant furnaces in villages, अब वुड्स इन स्टील जो था वो हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक से बनता था, जैसा कि हमने पढ़ा है ना। आयरन स्मेल्टिंग इंडिया में बहुत ही कॉमन था, है ना, टिल 19th सेंचुरी। बिहार, सेंट्रल इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर्स तो होते थे, है ना। हर डिस्ट्रिक्ट में लोकल स्मेल्टर्स होते थे जो लोकल आयरन ओर को लेकर के मैन्युफैक्चर करते थे डेली यूज के टूल्स और इम्प्लीमेंट्स को। और फर्नेंस उनकी कैसे होती थी, क्ले और सन ड्राइड ब्रिक की होती थी, और स्मेल्टिंग का काम लोग, मर्द लोग करते थे, मेन करते थे, और वुमेन क्या करती थी, बेलोस को चलाती थी। बेलोस देखो कैसे होता है, जो हवा मारने का होता रहता था, ठीक है। आज भी आप देखोगे ना स्मेल्टिंग का कहीं पे छोटा मोटा काम रहता है, तो एक हाथ से वो अ, लोहा आग में रखता है, दूसरे हाथ से वो हवा मारने वाला चलाता रहता है, तो उसको बेलो कहते हैं, ठीक है, जो कि पंप करता है एयर, ताकि चारकोल लगातार चलता रहे बेलो से, ठीक है। लेट 19th सेंचुरी तक क्या होने लगा कि क्राफ्ट, जो आयरन स्मेल्टिंग की जो क्राफ्ट था, है ना, वो डिक्लाइन होने लग गया। ज्यादातर विलेजेस क्या हो गए, फर्नेसेस अब यूज नहीं होती थी, और आयरन प्रोड्यूस बहुत कम होने लग गया। अब देखो ये हालात हो गए थे कि कई लोग तो गांव छोड़ करके चले गए शहरों में, क्योंकि सूखा पड़ जाता था, फेमिन बहुत ज्यादा होने लग गया था 19th सेंचुरी के लास्ट में, ठीक है। बहुत ज्यादा सूखा पड़ने लग गया था, तो कई लोग अपने गांव वाँव छोड़ के शहरों में चले गए, वहीं छोटा मोटा काम करने लगे, फिर कभी वो लौटे नहीं। लौटे भी तो फिर उन्होंने फर्नेस वर्नेस चलाया नहीं, क्योंकि कुछ कमाई नहीं होती थी इससे। अब ये डूबने का कुछ एक कारण क्या है, क्यों है बताता, वो भी मेंशन किया हुआ है। एक तो है न्यू फॉरेस्ट लॉ, अंग्रेजों ने क्या कर दिया था कि रिजर्व फॉरेस्ट वो घोषित कर दिए थे। तो आयरन स्मेल्टिंग के लिए क्या चाहिए होता, चारकोल चाहिए होता था, आयरन ओर चाहिए होता था, जो फॉरेस्ट में मिलता था। अब इनकी फॉरेस्ट में जाना बैन कर दिया था, है? तो फॉरेस्ट में जाएंगे नहीं तो ये कैसे करेंगे, चले तो जाते थे चोरी छुपे, लेकिन कितने दिन चल सकता है चोरी छुपे, अंग्रेज पकड़ते थे, मारते थे, पीटते थे, कहीं गोली मार देते थे, है ना। तो इस वजह से भी इनको छोड़ना पड़ा। दूसरा क्या था, जहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ कर भी देती थी कि ठीक है तुम जाओ फॉरेस्ट में, तो क्या करते थे, बहुत हैवी टैक्स लगा देते थे इन पे, हर फर्नेस पे जो ये यूज करते थे उस पे हैवी टैक्स। तो इनकम घट गई, इनको फायदा नहीं होने लग गया, तो इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। और तीसरा कारण तो साफ साफ सी बात है, आयरन और स्टील इंग्लैंड से इतना ज्यादा इम्पोर्ट होने लग गया, और जो लोग आयरन को यूज करके दूसरी चीजें बनाते थे वो उसी चीज को यूज करने लगे। जो लोकल थे बेचारे, आ, उनको वो उतना पैसा नहीं मिलता था, तो उन्होंने धीरे धीरे बंदी कर दिया, ठीक है भाई, हटाओ इसको।
अब 20th सेंचुरी के शुरुआत आते आते आर्टिजन्स को नया कंपटीशन और देखने को मिल गया। क्या? फैक्ट्रीज खुलने लग गई, आयरन स्टील फैक्ट्री इंडिया में आ गई। 1904 की बात है, गर्मियों का महीना था, अप्रैल का महीना। चार्ल्स वेड, एक अमेरिकन जोलॉजिस्ट, और दोराबजी टाटा, जो जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे, ये लोग दोनों क्या कर रहे थे? आयरन ओर का डिपॉजिट ढूंढ रहे थे छत्तीसगढ़ में। ठीक, उन्होंने कई महीनों तक ढूंढा ढूंढा ढूंढा, मिल नहीं रहा था। जमशेदजी चाहते थे कि जमशेदजी अपना पूरा पैसा लगाना चाहते थे आयरन और स्टील इंडस्ट्री को इंडिया में डेवलप करने के लिए। ठीक, बट उनको फाइन क्वालिटी आयरन ओर मिल नहीं पा रहा था। तो एक दिन ट्रैवल करते करते वो लोग जंगल में पहुंचते हैं। तो वेल्ड और दोराबजी एक स्मॉल विलेज को क्रॉस कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा ना कुछ मैन और वुमन बास्केट भर के ले जा रहे थे आयरन ओर। उन्होंने पूछा, वो लोग कौन थे? अगारियाज लोग थे, अगारियाज बोला जाता है उनको। ठीक है, तो उनसे पूछा कि ये कहाँ से ला रहे हो? तो उन्होंने बताया कि थोड़ी दूर में एक हिल है, वहाँ। वो लोग उस हिल में जाते हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट के बीच में जाके थी वो हिल। तो हिल में वो पाते हैं कि बहुत ही फाइन क्वालिटी का, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी का ओर है वर्ल्ड में। उस हिल पे, उस हिल का नाम क्या था? राजहरा हिल्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वो इलाका पूरा सूखा था, वहाँ पे पानी नहीं था। ठीक है, तो पानी नहीं था तो फिर ये प्लान इनको छोड़ना पड़ा। हालांकि बाद में चल के ये भिलाई स्टील प्लांट के लिए एक सोर्स बनेगा। ठीक है, फिर वो दूसरी जगह जाते हैं। अब उनको एक नदी किनारे जगह मिल जाती है, सुबर्ण रेखा नदी के किनारे। ठीक है, और ये एरिया परफेक्ट था इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए भी। तो उन्होंने पूरा आसपास का क्या किया, जंगल कटवाया। ठीक है, और प्लांट लगाना शुरू किया। ठीक है, 1912 में यही बना टिस्को, टाटा आयरन स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1912 में जमशेदपुर में। ठीक है, अब उसी समय पैरेलली एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज भी चल रहा था। ठीक है, जो कि ह्यूज मार्केट बन सकती थी। ठीक, अब जा बहुत समय तक ब्रिटिशर्स जो थे वो रेलवेज के लिए टिस्को के आयरन को यूज करना नहीं चाहते थे। ठीक है, लेकिन फिर वही हुआ, 1914 में वर्ल्ड वार छिड़ गया। ठीक है, अब जो स्टील ब्रिटेन से आता था, है ना, अब वो वहीं पे खपत हो जा रहा था ब्रिटेन में, क्योंकि जहाज बनाना था, बम बनाना था, बहुत टैंके बनाने थी, वहीं का वहीं खत्म हो जा रहा था। वो पानी के जहाज बनाने थे। तो फिर इंडिया में रेलवे को कौन सप्लाई करता? तो फिर एक ही ऑप्शन था, टिस्को के पास गए वो लोग, है ना। तो 90% टिस्को का प्रोड्यूस सारा का सारा कौन खरीद लेते थे? कॉलोनियल गवर्नमेंट खरीद लेते थे। यहाँ तक कि कॉलोनियल गवर्नमेंट बाद में इनको शेल्स और कैरेज व्हील्स के भी प्रोडक्शन के ऑर्डर्स देने लग गई। ठीक है, इस तरीके से टिस्को बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री बन गया विद इन ब्रिटिश एम्पायर उस जमाने में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कॉटन हो, टेक्सटाइल हो, या आयरन टेक्सटाइल हो, इन दोनों का एक्सपेंशन तभी हुआ जब ब्रिटिशर्स के यहाँ, ब्रिटिशर्स का चीज़ों का इंपोर्ट इंडिया में डिक्लाइन हुआ और इंडियन मार्केट की डिमांड बढ़ी, तभी जाकर के दोनों तरफ से हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। छोटी सी और चीज लिखी हुई है, अर्ली इयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जापान। अब देखो, इंडिया में तो ब्रिटिशर्स ने अलाउ नहीं किया, है ना, सपोर्ट नहीं किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे इंडस्ट्रियल, चाहे फिर आपकी आयरन इंडस्ट्री हो, दोनों को सपोर्ट नहीं किया अंग्रेजों ने, है ना। लेकिन जापान में क्या किया, जापान गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत सपोर्ट किया। जब वहाँ पे मेइची गवर्नमेंट आई 1868 में, तो उन्होंने देखा कि वेस्ट जो है वो कितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो गया, उसी के बेस पे वो दुनिया को डोमिनेट कर रहा है। तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने देश में चालू किया। ठीक है, उन्होंने पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट की, टेलीग्राफ, रेलवे, स्टीम इंजन सब डेवलप किए। यहाँ तक कि उन्होंने वेस्ट से एडवांस टेक्नोलॉजी को भी इंपोर्ट किया। ठीक है, फॉरेन एक्सपर्ट्स बुलाए ताकि जापानीज लोगों को सिखा सके। इंडस्ट्रियलिस्ट को खूब लोन दिया गया, बैंक सेटअप कर करके। ठीक है, शुरुआत में लार्ज इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने खुद चलाया। ठीक, बाद में बिजनेस फैमिलीज को चीप रेट में बेच दिया। इस तरीके से कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। लेकिन इंडिया में क्या था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने
एक तरीके से बैरियर लगा रखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। क्यों? जो कपड़ा वो वहां से ला करके यहाँ बेचते थे, इंडस्ट्रीज यहाँ खोली नहीं। जो इंडस्ट्रीज यहाँ खोली भी तो उनके जो एक्सपोर्ट होता था उस पर हैवी ड्यूटी लगा देते थे, तो वो डेवलप ही नहीं कर पाई, है ना। तो इस तरीके से इंडिया तो थोड़ा सा पिछड़ गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। हालांकि जैसे ही अंग्रेज यहाँ से गए फिर से हम धीरे धीरे बाहर गए, है ना। तो ये था पूरा चैप्टर। मैंने पूरे डिटेल में कोशिश की है एक एक लाइन के थ्रू आपको समझाऊं, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपको फिर से वो चीज़ समझाने की। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।